हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ अ वर्क, एनर्जी, पावर एंड सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली आपको पता है कि वर्क क्या होता है। स्टार्टिंग करेंगे वर्क के साथ। तो वर्क क्या होता है, तो व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय सर्टेन डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस तक वो डिस्प्लेस होता है, तो दैट इज कॉल्ड द वर्क डन। तो यहाँ पे डेफिनेशन सिंगल से लैंग्वेज में लिखेंगे, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एंड it is displaced by certain distance, work is to be done on object, मतलब कि ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द यूनिट फॉर वर्क डन। द फर्स्ट यूनिट इज जूल and second unit for CGS, that is erg. ओके, तो जूल जो है यहाँ पे वो MKS के लिए यूज़ करेंगे और अर्ग जो है वो CGS के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट यूनिट है, जैसे कि आपको रिलेशन बता दूँ, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, और अर्ग का जूल में रिलेशन लिखना है तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल। रिलेशन याद रखना है बहुत सारी बार। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 1.6 into 10⁻19 joule, and 1 joule is equal to 1 divided by 1.6 into 10⁻19 electron volt. 1 mega electron volt 1.6 into 10⁻19 into मेगा के लिए होगा 10⁶ जूल। So answer is 1.6 into 10⁻13 joule. Okay. Next है 1 kilowatt hour। तो 1 kilowatt hour मतलब 1 किलो के लिए है 10�3 और R के लिए 3.6 into 10�3। Then the answer is 3.6 into 10⁶ and the unit is joule, and 1 kilowatt hour को हम बोलेंगे 1 यूनिट। यानी कि हमारे घर पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के फॉर्म में होती है, एंड 1 यूनिट की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। लास्ट चीज़ जो बाकी है दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू फोर्स यानी कि न्यूटन इंटू वर्क डन यानी कि न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन का m1 L1 T-2 और मीटर का L1। सो रिजल्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T-2, दैट इज योर आंसर डायमेंशन फॉर्मूला का। ठीक, चलो तो आगे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे के वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स से कैसे वर्क डन होता है उसके लिए हम पढ़ेंगे। सपोज मान लो कि यहाँ पे हमको एक सरफेस बनाते हैं, इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया है, आफ्टर सर्टेन टाइम इट इज डिस्प्लेस्ड बाय द सर्टेन डिस्टेंस। मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, मतलब कि उसका जो सेंटर है यहाँ पे,
तो उस सेंटर का डिस्प्लेसमेंट आप कंसिडर करो तो यहाँ से यहाँ तक वो डी जितना डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ से। और इस पॉइंट पे जो भी फोर्स आप बात कर रहे हो वो फोर्स पर्टिकुलर एंगल पे, यानी कि फोर्स एफ मेकिंग थीटा एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ में थीटा जितना एंगल बनाया। तो उस केस में क्या करना है, आपको फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेना है या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट एंड displacement and force both are at theta angle with each other, then take component of force in a direction of displacement or take component of displacement in a direction of force। क्लियर। तो देखो हम फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेंगे तो दैट इज एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट होगा दैट इज एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा को हमारी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का ही कंपोनेंट लेना है। सो वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी, और एफ डी कॉस थीटा कुछ भी लिखो चलेगा, कॉस थीटा रिमूव करो। सो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यानी कि वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स शुड बी रिप्रेजेंट एज एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे दोनों है डॉट प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं, तो वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क मतलब कि एंगल चेंज होता है तो वर्क में क्या चेंज होगा वो आपको डिफाइन करना है। कुछ भी एंगल में चेंज आएगा तो वर्क डन में क्या चेंज मिलता है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। सपोज मान लो कि थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा ग्रेटर देन 90, तो उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और वर्क जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो एफ थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90, और इस कंडीशन में आप लिखोगे तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एंड फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 कॉस थीटा मस्ट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे वर्क डन भी क्या मिलेगा, नेगेटिव। ओके, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, so cos 180 is equal to -1, and the answer is W is equal to FD cos 180, and that is the minus FD, यानी कि वर्क डन मिलेगा नेगेटिव, W क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो ऐसा कोई एग्जांपल आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो वो कौन सा एग्जांपल होगा। सपोज मान लो कि डिस्प्लेसमेंट व्हीकल पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ब्रेक मार रहे हो, तो फोर्स पीछे लग रहा है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है आगे होगा, डिस्प्लेसमेंट लिखोगे वो आगे होगा। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट डी से रिप्रेजेंट कर दो चलेगा। तो इन दैट केस द वर्क डन इज नेगेटिव। चलो सेकेंड केस लेते हैं। व्हेन थीटा इज 0, थीटा 0 है, थीटा 0 का मतलब आप डिफाइन कर सकते हो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एफ डी कॉस 0, एंड कॉस 0 की वैल्यू है 1, सो आंसर इज एफ डी। तो यानी कि वर्क डन मिलेगा पॉजिटिव और मैक्सिमम मिलेगा। बट कभी कभार क्या होता है कि कुछ एंगल पे है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, एंड द थीटा इज लेस देन 90, थीटा की वैल्यू है लेस देन 90, तो थीटा लेस देन 90 कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है। सो वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एंड विच इज पॉजिटिव। उसके लिए आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्लियर,
दूसरे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर रहे हो ऊपर से नीचे, तो ग्रेविटी के अंदर वो नीचे आएगा तो वेट फोर्स mg लगेगा, और ड्यू टू दिस ग्रेविटी इट इज़ डिस्प्लेस्ड बाय द सर्टन डिस्टेंस, इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगा। सो हियर थीटा इज इक्वल टू 0, सो वर्क डन W इज इक्वल टू mgd। सो वर्क डन W इज द पॉजिटिव, वर्क डन W जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। नेक्स्ट, वर्क डन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तब। तो 90 है तो मान लो कि सपोज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ d जितना, और ऊपर फोर्स लग रहा है F जितना, द एंगल शुड बी 90 एंड W इज इक्वल टू FD cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 है तो कुछ भी वर्क डन नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? सपोज मान लो सर्कुलर मोशन होती है, तो सर्कुलर मोशन में फोर्स इनसाइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो नियर टू टेंजेंशनल डायरेक्शन, तो हियर द वर्क डन W इज इक्वल टू FD cos 90 एंड विच इज 0। ओके, तो 3 सिंपल से कॉन्सेप्ट है। नेचर ऑफ वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे वो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स का यूज करके आपको वर्क डन डिफाइन करना है। तो कैसे? तो वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि फोर्स की अमाउंट हर एक पॉइंट पे चेंज होती होगी। सपोज मान लो कि हम एक कर्वेचर यहाँ पे बना लेते हैं, तो इस कर्वेचर पे एक फोर्स यहाँ पे टेंजेंट बना देते हैं, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स F। ओके, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लग रहा है, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज ds। सपोज मान लो कि यहाँ पे आपने दूसरा एक फोर्स का कंपोनेंट लिया, दैट इज F डैश, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज ds। अगेन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो हर एक केस के अंदर आप देख रहे हो कि फोर्स डिफरेंट है और फोर्स से जो भी डिस्प्लेसमेंट जुड़ा है वो भी डिफरेंट है। तो टोटल फोर्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको पता है सिंपल सी चीज़ कि वर्क डन W इज इक्वल टू इस पार्ट का छोटा सा वर्क डन W1, दूसरे का W2, अप टू कहाँ तक, जितने भी एलिमेंट लिए उसका हर एक का वर्क डन WN तक। तो W की वैल्यू क्या होती है? तो फोर्स F1 इंटू ds प्लस फोर्स F2 इंटू ds अप टू कहाँ तक, Fn इंटू ds है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो इस चीज़ को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन के अंदर F इंटू ds, और इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx, और इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dy, F इंटू dz। अगर मान लो कि एक्स वाई जेड पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो F इंटू डी एक्स, F इंटू डी वाई, F इंटू डी जेड का इंटीग्रेशन, और पूरे पाथ के लिए तो लिखेंगे F इंटू डी एस। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसे वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखना है कि कोई भी जब वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि फोर्स की अमाउंट जो है कांस्टेंट नहीं रहती है। जब फोर्स की अमाउंट कांस्टेंट नहीं है तब वर्क डन फाइंड करने का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी एक्स। चलो आगे। एरिया ऑफ ग्राफ ऑफ F अपोजिट x। मान लो कि फोर्स अपोजिट x का ग्राफ दिया है। फोर्स अपोजिट x यानी कि पोजीशन अपोजिट फोर्स का, फोर्स अपोजिट पोजीशन का ग्राफ है। तो उसमें क्या होता है, जनरली कोई भी टर्म्स होती है वो चेंज होगी। देखो यहाँ पे हमने F अपोजिट x यानी कि इस डायरेक्शन में F ले लो, इस डायरेक्शन x यानी कि फोर्स ऊपर आएगा और x की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा।
तो यहाँ पे मुझे एरिया फाइंड करना है, तो ग्राफ का टाइप मुझे पता होना चाहिए कि सपोज मान लो कि ऐसा ग्राफ हमने बना दिया, तो इस ग्राफ के अंदर आपको क्या चाहिए, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ चाहिए वो है एरिया। तो देखो इतना एरिया है, इस एरिया को आप कैलकुलेट नहीं डायरेक्ट कर सकते क्योंकि शेप इज द अनडिफाइंड एंड फॉर यू हैव टू फाइंड द एरिया यू हैव टू कन्वर्ट होल द ग्राफ इनटू स्मॉलेस्ट स्ट्रिप। पूरा जो एरिया है उसको स्मॉलेस्ट स्ट्रिप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो पूरा जो एरिया है उसको हमने स्मॉलेस्ट स्ट्रिप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। For each and every strip, the force acting on it is about to constant। देखो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे डायरेक्शन पे इंडिकेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, तो दोनों टाइप के लिए फोर्स लगभग कांस्टेंट है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पे मान लो कि फोर्स F1 बोल दो, ऊपर फोर्स F2 बोल दो, तो ऊपर की पोजीशन और नीचे की पोजीशन के लिए फोर्स कांस्टेंट है। तो टू फाइंड एरिया ऑफ F opposite X we must convert whole graph into smallest strip and smallest strip indicate area of smallest strip indicate area of work, sorry, area of F opposite X and which is equal to वर्क डन। देखो यहाँ पे आपने जो भी फाइंड किया एरिया वो वर्क डन मिलेगा। कैसे, तो स्मॉलेस्ट वर्क डन DW एंड DW इज इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स है F1 और डिस्प्लेसमेंट है छोटा सा dx, तो F1 इंटू dx क्या मिलेगा, F1 इंटू dx। दूसरे का लिखना है तो DW इज इक्वल टू F2 इंटू dx, तो पूरा W फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको F अपोजिट X ग्राफ दिया है और बोला है कि एरिया फाइंड करो, तो वहाँ पे आपको वर्क डन मिलेगा। तो स्मॉलेस्ट लैंग्वेज में, छोटी सी लैंग्वेज में लिखेंगे इजी वे में, एरिया ऑफ F opposite X graph always indicate work done। चलो आगे क्वेश्चन के बारे में देख लेते कैसे क्वेश्चन आते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट of spring is 100 Newton per meter and spring is stretched up to 5 centimeter, then find work done। मान लो कि स्प्रिंग जो है वो 5 सेंटीमीटर तक खींची हुई है, इनिशियली 0 है, तो आपको वर्क डन फाइंड करना है। तो देखो डायग्राम बना दो, यहाँ पे स्प्रिंग है नॉर्मल स्टेट में। चलो इसको खींचना स्टार्ट कर दें, तो मतलब कि जो भी चेंज मिलेगा, तो आपको वर्क डन फाइंड करने के लिए है इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx। तो स्प्रिंग के लिए फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू kx, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ kx इंटू dx, kx इंटू dx स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड ओवर टू कहाँ तक है 5 सेंटीमीटर,
तो सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है तो 0.05 होगा। के कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 to 0.05, इंटीग्रेशन होगा x²/2, अपर लिमिट है 0.05 और लोअर लिमिट है 0। सो के की वैल्यू आप लिख दो 100, 0.05 का होल स्क्वायर, 2 डिवाइड में था वो बाहर निकल गया और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो 50 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर 10⁻⁴। सो आंसर इज क्या होगा 125 इंटू 10⁻3, 3 पॉइंट कट कर लो तो 0.125 जूल जितना वर्क डन होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, अ पार्टिकल is moving in x direction, force acting on it F is equal to 10 plus 0.5x Newton, where x is in meter. Find work done for x is equal to 0 to x is equal to 2 मीटर। आपको वर्क डन फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। चलो वर्क डन फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी एक्स। तो f क्या है 10 प्लस 0.5x इंटू डी एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड ओवर टू 2। तो इंटीग्रेशन के अंदर 2 डिफरेंट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म के अंदर आप लिख सकते हो 10 dx इंटीग्रेशन 0 to 2 प्लस 0.5 कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स 0 to 2। तो देखो यहाँ पे 10 बाहर चला जाएगा तो 10 आउट, dx का इंटीग्रेशन 0 to 2 प्लस 0.5 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स 0 to 2। चलो इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, क्योंकि स्मॉलेस्ट कंपोनेंट और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट का इंटीग्रेशन x होता है, अपर लिमिट टू लोअर 0। लेकिन यहाँ पे x की कितनी पावर है 1, इंटीग्रेट करते हो तो x की 1 + 1 2 और जितनी पावर इंक्रीज होती है वो डिवाइड में, तो 2 डिवाइड में आ गया। तो x²/2 अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 0 लिखो। यहाँ पे 10 अपर लिमिट प्लेस करते हो, फर्स्ट x की जगह पे 2 लिखो और सेकेंड x की जगह पे 0 लिखो, तो 2 - 0 प्लस 0.5, 2 कॉमन बाहर, फर्स्ट टाइम x की जगह पे 2 लिखो, 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। तो आंसर 20 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 कैंसल 2, तो 20 प्लस 0.5 एंड दैट शुड बी 21। 0.5 into 2 that is 1 and 20 plus 1 that is 21, then answer is 21 joule। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। A chain of L length and capital M mass is placed on frictionless table. 1/3 part of chain is hanging vertically from the edge of
table, then find work done to place chain on the table. मतलब कि पर्टिकुलर टेबल के अंदर एक चेन पड़ी हुई है, तो उसको आप क्या कर रहे हो कि नीचे 1/3 पार्ट जितना लटक रही है। देखो डायग्राम के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं। टेबल का इस पोर्शन लेते हैं और यहाँ पे चेन का डायग्राम बना देते हैं। 1/3 पोर्शन यानी कितना पोर्शन लटका हुआ है। चलो, तो उसको आप ऊपर ले जाना चाहते हो। तो ऊपर ले जाना चाहते हो तो मतलब कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे कितना पोर्शन है 1/3, तो यानी कि L/3 के लिए मास फाइंड करना है। तो फॉर L लेंथ मास इज कैपिटल M, सो लेंथ L/3, मास इज क्वेश्चन मार्क, सो ML3 डिवाइड बाय L कैंसल, सो मास इज M/3, थर्ड मास होगा। ओके, मास मिल गया। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो M/3 इंटू G। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास यानी कि जिसका सेंटर जो होगा L/3 का टोटल वैल्यू है L/3, उसका हाफ यानी कि इतना पोर्शन का डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, दैट इज L/6। तो आप लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज mg/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट L/6, सो आंसर इज mgl डिवाइड बाई 18। तो इतना वर्क डन कराना पड़ेगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। याद रखना है कि वर्क डन कैसे फाइंड करना है। अगर दूसरी मेथड में आपको लिखना है वर्क डन की, तो दूसरी मेथड कौन सी होगी, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx। चलो, तो आपको वो फाइंड करने के लिए फोर्स कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा, देन आफ्टर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको आंसर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मास, जो लेंथ मिलेगी M/L, और रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, तो L/3 माइनस एक्स। जो रिमेनिंग पार्ट आपको मिलेगा वो क्या है, M/3 इंटू एक्स इंटू जी इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेट करो और इंटीग्रेट करके आपको आंसर मिलेगा, वही आंसर मिलेगा। लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है जो मैंने बताई, वो शॉर्टकट मेथड है कि कभी भी वर्क डन फाइंड करना है तो क्या करो, तो जितनी स्ट्रिंग है उसका वेट फोर्स फाइंड कर लो। तो यानी कि वेट है M/3 इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास को मूव कराना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ L/3 यानी कि जो उसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा L/6, तो आपका आंसर मिलेगा mgl/18। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे दूसरे जो एनर्जी वाला टॉपिक है और इसमें भी जो डिफरेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे।